नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय गणित में अध्याय 3 आव्यूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, परिचय की दृष्टि से सर्वप्रथम परिभाषा एवं संकेतन। सबसे पहली परिभाषा है आव्यूह। आव्यूह की परिभाषा इस प्रकार है: समान राशियों या संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास को व्यवस्थित क्रम में लिखने को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में संख्याएं किसी भी कोष्ठक में बंद करके लिखी जा सकती हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, आव्यूह के अंतर्गत जो हम संख्या बनाएंगे वह राशियों या संख्याओं को जो आप लिखेंगे वो व्यवस्थित क्रम में होंगे। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार, और साथ में उसे किसी भी कोष्ठक में लिख सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार वो कोष्ठक होगा, जैसे कि छोटा कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, लेकिन इस अध्याय में हम बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। अगला भाग है आव्यूह का क्रम, यानी आव्यूह लिखते किस प्रकार है। देखें, यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ एवं n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n के क्रम का आव्यूह कहा जाता है, जिसमें m जो आगे का m है वो पंक्ति के लिए होता है और जो n है वो स्तंभ को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो नीचे दिया हुआ है a = बड़ा कोष्ठक, उसमें कुछ पंक्तियाँ भी है और कुछ स्तंभ भी है। पंक्तियाँ कौन सी है? a11, a12, a1j, a1n। ठीक है, यानी कि जो क्षैतिज वाली लाइन जो आपको दिख रही है वो पंक्ति को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, और स्तंभ की बात करें तो a11, a21, a1i, am1। ठीक है, कहने का मतलब जो पहला खड़ा वाला जो स्तंभ आपको ऊर्ध्वाधर रूप में दिख रहा है वह स्तंभ के लिए काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये आव्यूह का व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसका मतलब इसे संक्षिप्त में आप किससे प्रदर्शित करेंगे? a कोष्ठक बड़ा कोष्ठक aij। ठीक है, aij का मतलब जितने भी अवयव हमको दिए हुए होंगे। ठीक है, और m क्रॉस n मतलब दो पंक्तियां है तो यहाँ m की जगह 2 आ जाएगा। तीन पंक्तियां है, 3 कॉलम है तो n की जगह क्या आ जाएगा? 3। तो 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3 के अवयव हमको इसके अंदर भरने हैं, या फिर 2 क्रॉस 2 के अवयव है तो उसको डालना है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपके आव्यूह का क्रम। अब इसके आगे की जो परिभाषा है वो है हमारे आव्यूह का प्रकार। ठीक है, तो आव्यूह के प्रकार हम देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। ठीक है, अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। पंक्ति आव्यूह मतलब वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ठीक है, क्षैतिज रूप में एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाती है। और इसका जो क्रम है उसको 1 क्रॉस n। ठीक है, m जो होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, और पंक्ति कितनी है इसमें? n। m यानी 1। ठीक है, तो 1 क्रॉस n होगा, जिसमें n क्या है? स्तंभों की संख्या। इसको लिखने का क्रम आप देखेंगे, दिया हुआ जैसे बड़ा कोष्ठक 2, 1, 3, बड़ा कोष्ठक क्लोज 1 क्रॉस 3। तो जो 1 है, ठीक है, वो तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि पंक्ति एक ही लेनी है। और स्तंभ कितने हैं यहाँ पे? 3। पहला स्तंभ है 2, दूसरा स्तंभ है 1, तीसरा स्तंभ है 3। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 1 क्रॉस 3। अगला देखेंगे आप, 1 -2 0 5। तो पंक्ति तो एक है, स्तंभ कितने हो गए? पहला 1, फिर -2, फिर 0, फिर 5। ठीक है, अगला देखेंगे जो परिभाषा है वो है स्तंभ आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह। जैसे कि पंक्ति में एक पंक्ति थी, इसी प्रकार से स्तंभ में एक ही स्तंभ होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, इसका क्रम क्या हो जाएगा? m क्रॉस n में से m तो है पंक्ति, तो पंक्ति बदल सकती है। ठीक है, लेकिन स्तंभ एक ही रहेगा। तो जहाँ n आता है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिसमें m क्या है? पंक्तियों की संख्या है। ठीक है, देखें कैसे लिखते हैं इसको। पहला उदाहरण दिया हुआ है, बड़ा कोष्ठक 3 0 2। ठीक है, अच्छा देखिए, कॉलम एक ही है, यानी कि स्तंभ एक ही है। ठीक है, तो पीछे वाला जो भाग है उसमें 1 फिक्स है। और पंक्तियां जो क्षैतिज रूप में अगर आप देखते हैं तो पहली पंक्ति में 3 आ रहा है, दूसरी पंक्ति में 0 आ रहा है, तीसरी पंक्ति में 2 आ रहा है। तो 3 पंक्तियां हो गई, तो उसको लिखने का क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 1। ठीक है, अगला जो भाग है, उदाहरण है, वो आप देखेंगे -2 4 1 5। कितने हैं? अगर आप
कॉलम देखते हैं, स्तंभ देखते हैं, तो एक ही स्तंभ है, सब एक ही क्रम में दिख रहे हैं ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है, तो स्तंभ एक है। लेकिन अगर आप पंक्ति को समझते हैं तो पंक्ति देखेंगे तो कितने हैं, 4 पंक्तियां दिख रही है, पहली है -2, फिर 4, फिर 1, फिर 5, ठीक है। तो इसको लिखने का पहले आती है पंक्ति लिखना होता है पहले, पंक्तियां कितनी है 4, स्तंभ कितना है 1, तो 4 × 1 का इसका क्या हो जाएगा क्रम, ठीक है। आगे का अगला भाग देखेंगे हम, इसके आगे की जो परिभाषा है 3 नंबर पर, वह है हमारे शून्य अवयव, ठीक है। तो शून्य अवयव की परिभाषा देखें, शून्य नाम से क्या पता चल रहा है, शून्य यानी अंदर के अवयव क्या होंगे 0, ठीक है। तो वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाती है, ठीक है। सामान्यतः इसे 0, ठीक है, बड़े आकार का जो शून्य है उससे व्यक्त करते हैं। इसको लिखने का तरीका आप देखेंगे, जैसे कि 0 बराबर, इसमें सारे ही अवयव क्या है 0 0 0 0, 2 × 2, अब यहाँ पे लिखा हुआ 2 × 2, 2 यानी पंक्ति भी 2 है और कॉलम भी 2 है। देखिए क्षैतिज रूप में अगर आप देखते हैं तो पंक्तियाँ आपको 2 दिख रही है और कॉलम भी आपको 2 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका पहला उदाहरण। इसी प्रकार से अगर आपको 3 × 3 में लिखा हुआ मिल रहा है तो 3 पंक्तियाँ दिख रही है और इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रूप में 3 कॉलम भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगली परिभाषा है हमारी वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब क्या होता है, अच्छा, वर्ग की परिभाषा होती है कि जिसमें दोनों इस जो भुजाएं हैं, आमने सामने की सारी भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। यानी कि पंक्ति और स्तंभ की, यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ ही है हमारी, ठीक है। तो वो दोनों भी क्या रहेंगे, समान। तो ऐसी ही इसकी परिभाषा है कि ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे आप, 2 × 2 में दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 ही इसकी पंक्ति और 2 इसका कॉलम है, ठीक है। इसमें अवयव दिए हुए हैं 1 0 2 5, अवयव कोई भी ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं लेने हैं, ठीक है। फिक्स उसी में लेने हैं जिसमें परिभाषा से ही दिख रहा है, जैसे शून्य अवयव है, ठीक है, आगे भी कुछ परिभाषा आएगी वहाँ पे, ठीक है। 1 3 5 -1 4 2 0 6 7, ठीक है। अब देखिए 3 तो है इसमें स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर रूप में दिख रहा है आपको, 3 ही है इसमें पंक्तियाँ जो क्षैतिज रूप में दिख रही है, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 × 3, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, इसको आपको याद रखना है। अगली जो परिभाषा की दृष्टि से हम देखते हैं वह है हमारी विकर्ण अवयव, ठीक है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, मध्य में विकर्ण में जो अवयव दिखते हैं वो है, तो देखिए वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है, ठीक है। वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के, यानी सिर्फ जो विकर्ण का भाग है वहीं पे अवयव दिखाई देंगे, उसके अलावा जहाँ भी अवयव आने चाहिए वो सभी क्या होंगे, शून्य, और ऐसी अवयव क्या कहलाती है, विकर्ण अवयव कहलाती है। उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं, पहला उदाहरण है हमारा 2 × 2 की मैट्रिक है, विकर्ण में देख रहे हैं आप 4 और -1 दिख रहा है, ठीक है, विकर्ण, और अन्य जगह हमको क्या दिखाई दे रहा है 0। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, 2 4 5, ये तो विकर्ण में आ गया, ठीक है, और अन्य सभी जगह क्या है 0 0, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, विकर्ण जो होती है एक वर्ग अवयव होती है। वर्ग अवयव में मैंने अभी आपको पीछे परिभाषा बताई है जिसमें पंक्ति और स्तंभों के जो संख्या है वो समान रहेगी, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 2 × 2 की अवयव बनाई है और एक 3 × 3 की अवयव बनाई है। इसके आगे है अदिश अवयव, ठीक है। अदिश व विकर्ण अवयव, ये भी एक प्रकार की विकर्ण अवयव होती है, ठीक है, जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यानी कि अभी इससे पहले की जो परिभाषा थी विकर्ण अवयव, उसमें 4 व -1 दिख रहा है विकर्ण में, यानी दोनों संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। लेकिन अदिश अवयव की शर्त ये है कि इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, ठीक है। ऐसी अवयव क्या कहलाती है, अदिश अवयव कहलाती है। तो देखें, जैसे विकर्ण में अवयव दिख रहा है, पहली शर्त, तो ये विकर्ण अवयव है, ठीक है। अच्छा, विकर्ण अवयव जो होती है वो वर्ग अवयव है, तो इसका जो पंक्ति और स्तंभ है उसकी संख्या भी क्या है, समान है। और शर्त अदिश की क्या है कि विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यानी 5 और 5 दोनों जो भी संख्या दिखेगी वो सेम होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगली देखिए 3 × 3 की अवयव बनाई हुई है, -3 -3 -3, विकर्ण में जो अवयव है वो समान है और बाकी अन्य सभी क्या है 0। अगला भाग है हमारा, दिया हुआ है इसमें इकाई अवयव, वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई मतलब 1, ठीक है। अच्छा, इकाई अवयव में भी अदिश अवयव ही है। अदिश मतलब अभी क्या बताया पीछे मैंने आपको, अदिश अवयव मतलब विकर्ण में ही अवयव रहेंगे और वो समान रहेंगे, ठीक है। तो इकाई अवयव एक अदिश अवयव, उसका मतलब ये तो समझ में आ गया, समान रहेंगे, ठीक है। अब वो समान क्या रहेगा, तो इकाई अवयव, इकाई मतलब 1 होगा,
ठीक है। तो वह अदिश अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, इकाई अवयव कहलाता है। और इसे आई से, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल आई होता है, से निरूपित करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, अदिश अवयव भी विकर्ण अवयव होती है और विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि इकाई अवयव में जो अवयव है वो भी मध्यम 2x2 यानी कि पंक्तियों स्तंभों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, तो पहला उदाहरण है 2x2 अवयव का 1001। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया हुआ है हमको 3x3 का है 1000100001। ठीक है, इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न में किस प्रकार की अवयव प्रयुक्त करनी है, वो प्रश्न किस प्रकार का है उस पर समझाया जाएगा। अगला है त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, तो पहले त्रिभुजाकार अवयव भी दो प्रकार की होती है, एक तो है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, एक है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी में देखें वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाती है। ठीक है, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ऊपरी मतलब सारे अवयव ऊपर की ओर मौजूद होंगे, नीचे जो अवयव है विकर्ण नीचे मतलब एक बार विकर्ण बनने के बाद जो नीचे के अवयव है ना वो सब शून्य हो जाएंगे। तो उदाहरण दिख रहा है आपको 9502। विकर्ण कौन सा है 9 और 2, इसके ऊपर एक अवयव आ रहा है 5। ठीक है, तो ये तो है ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपर की ओर एक त्रिभुज जैसा दिख रहा है। ठीक है, और अन्य सभी भाग क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख के रखा है मैंने 1 4 3। तो क्या है वर्ग विकर्ण में अवयव हो गए 1 4 3। ठीक है, इसके ऊपर में अवयव आएंगे। परिभाषा है वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, यानी नीचे शून्य होंगे मुख्य विकर्ण के, ऊपर में अवयव होंगे। तो देखिए ये हो गया आपके ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अगला भाग है हमारा निम्न त्रिभुजाकार अवयव, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी जो उदाहरण बताया था इसमें क्या है, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर, ठीक है, तो इसमें ऊपर के जो अवयव है ना वो शून्य होंगे और निम्न में संख्याएं आएगी, क्योंकि इसका नाम है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो देखें 2 0 -1 और 3। ठीक है, देखिए मुख्य विकर्ण कौन सा है 2 और 3, इसके नीचे अवयव आ रहे हैं, निम्न है इससे नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर की ओर शून्य है। अगला उदाहरण देखेंगे 5 7 -4। ठीक है, मुख्य विकर्ण तो ये है, इसके नीचे निम्न है तो नीचे में अवयव आएंगे और अन्य सभी अवयव जो ऊपर की ओर है वो क्या आएंगे, शून्य आएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये थी। अगला है, अब ये जो परिभाषाएं हैं प्रकार हैं अवयव के वो खत्म हो गया है। अगला भाग है अवयव के गुणधर्म। पहला है इसमें परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या परिभाषा होगी, यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, यदि किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। ठीक है, यानी जो पहले पंक्ति थी ना, ठीक है, क्षैतिज में जो थी उसको ऊर्ध्वाधर कर देना है। ठीक है, और या फिर यूँ कहें कि जो इस ऊर्ध्वाधर रूप में आपको जो संख्या दिख रही थी उसको आपको क्षैतिज में डाल देना है। ठीक है, और ऐसी जो अवयव होती है वो क्या कहलाती है, परिवर्त अवयव कहलाती है। इसको शॉर्ट में किससे दर्शाते हैं, ए के ऊपर जो टी होता है यानी ए टी, ए की पावर टी, जिसको पावर नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, और इसी प्रकार से या ए डैश से निरूपित किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार है, एक बार मैंने एक उदाहरण से भी आपको स्पष्ट किया है। देखिए पहला उदाहरण है, जैसे ए दिया हुआ है। ठीक है, अवयव है 10253 -4 386। ठीक है, ये तो है अवयव 3x3 की अवयव। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, ए का ट्रांसपोज किया तो देखो पहला आप स्तंभ देखेंगे 1 5 3 दिख रहा है ना, 1 5 3। इसको ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में डालूंगी तो देखो ऊपर की ओर पंक्ति, पहली पंक्ति एक का जो ट्रांसपोज बना हुआ है उसके आंसर में 1 5 3 अब पंक्ति बन गया है। ठीक है, इसी प्रकार से ए में दूसरा स्तंभ क्या है 0 3 8। ठीक है, और अब जब मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है, तो वो ए के ट्रांसपोज में दूसरी पंक्ति बन जाएगी 0 3 8। ठीक है, इसी प्रकार से ए में तीसरा जो कॉलम है वो है स्तंभ जो दिया हुआ है 2 -4 6, और ए का ट्रांसपोज करते ये 2 -4 6 जो अभी ए के लिए स्तंभ है वो ए के ट्रांसपोज में क्या बन जाएगी
इसकी पंक्ति बन जाएगी। तो देखो सबसे नीचे है 2 माइनस 4 6, ठीक है, क्रम में कोई चेंज नहीं होगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, देखें ए है एक, पहला जो देख रहे हैं 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक है, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 मतलब पहला वाला भाग जो है वो पंक्ति को दर्शाता है। तो पंक्तियाँ तो है 3, ठीक है, कौन सी, 1 3 5 0 2 माइनस 4, और कॉलम कौन से है, 2 है, एक तो है 1 5 2 और एक है 3 0 माइनस 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, ए का ट्रांसपोज, तो यानी परिवर्त किया, तो पहला जो अगर आप देखते हैं, ठीक है, 1 5 2 ए के लिए क्या है, कॉलम है, स्तंभ है, और जब इसको ट्रांसपोज किया तो ये ए के ट्रांसपोज में क्या लिखा जाएगा, पंक्ति के रूप में, यानी 1 5 2 ऊपर की पंक्ति बन गई है क्षैतिज रूप में। इसी प्रकार से 3 0 माइनस 4 ए का दूसरा स्तंभ है, ठीक है, और ए के ट्रांसपोज करता है, ए के लिए ट्रांसपोज करते हैं तो 3 0 माइनस 4 जो है वो किस में आ जाएगा, इसकी ए के ट्रांसपोज में पंक्ति बन जाएगी। तो देखो पहले पंक्तियाँ कितनी थी, 3, अब पंक्तियाँ कितनी हो गई, 2, तो इसको लिखने का क्रम यहाँ पे चेंज हो रहा था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक, ठीक है। अगला भाग है हमारा दिया हुआ इसमें सममित एवं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। सममित आव्यूह की परिभाषा देखिए आप एक बार, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए बराबर है ए डैश के, ठीक है। इसका मतलब यदि ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तो यदि ए और ए का ट्रांसपोज करने पर दोनों आव्यूह समान बनती है तो वो जो आव्यूह होती है वो सममित आव्यूह कहलाती है, ठीक है। उदाहरण की दृष्टि से एक उदाहरण दिया हुआ है, देखें ए में अवयव देखें आप, 2 माइनस 3 4, ठीक है, 2 माइनस 3 पहला स्तंभ तो ये है, दूसरा स्तंभ है -3 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 2 माइनस 3 पहला जो स्तंभ दिख रहा है ऊर्ध्वाधर रूप में देखना आप, ठीक है, उसको अगर आप पंक्ति में डालते हैं तो 2 माइनस 3 चला गया पंक्ति में, ट्रांसपोज में, वापस है ए का, ए के अंदर देखें दूसरा स्तंभ कौन सा है, -3 और 4, ठीक है। अब -3 और 4 को वापस यदि हम इसमें ट्रांसपोज करते हैं तो ये स्तंभ है, ट्रांसपोज करोगे तो पंक्ति में जाएगा, तो -3 और 4, देखो दिखने में दोनों फिर भी सेम दिख रहे हैं, देखो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों की आव्यूह सेम समान है ना, यानी ए बराबर क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश, ठीक है, और ये ए क्या है, एक सममित आव्यूह है। अगली परिभाषा देखेंगे हम विषम सममित आव्यूह, ठीक है। विषम सममित इसकी उल्टी हो जाएगी, तो एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए डैश जो है ना वो बराबर होगा -1 के, यानी वही ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आएगा -1 के, यानी इसमें माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो देखें किस प्रकार आएगा, उदाहरण दिया हुआ है, ए के अंदर अवयव दिए हुए हैं 0 0, ठीक है, मुख्य विकर्ण में, और बाकी में पहली जो पंक्ति है उसमें -2 है, दूसरे में 2, में वापस रंग से समझा देती हूँ। ए 2 क्रॉस 2 की आव्यूह है, ठीक है, अच्छा ध्यान रखना विषम आव्यूह ही वर्ग आव्यूह लेनी है, ठीक है। तो 0 2 पहला स्तंभ है ए का, ठीक है, पहले स्तंभ को पंक्ति में डालना है क्योंकि हम परिवर्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के ट्रांसपोज में देखोगे तो 0 2 पहले जो स्तंभ था वो अब क्या हो गया, पंक्ति, ठीक है, और फिर -2 0, ठीक है। अगला जो दूसरा स्तंभ है -2 और 0, अब आप इसको परिवर्त कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये जो स्तंभ था वो अब क्या हो जाएगी, पंक्ति, तो ये आ जाएगा -2 और 0, ठीक है। और देखो अब इस और इसमें किसका अंतर है, पहला अवयव है 0, ठीक है, अब ऊपर की ओर ही देखना, दूसरा जो अवयव है वो पंक्ति में दूसरा अवयव दिखते तो -2 है, और ए के ट्रांसपोज में दूसरा अवयव क्या है, 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप दूसरी पंक्ति का पहला अवयव देखते हैं तो वो 2 है, और ए के ट्रांसपोज में दूसरी पंक्ति में पहला अवयव क्या है, -2, यानी इन दोनों में किसका डिफरेंस है, माइनस का। तो मैं लिख सकती हूँ ना, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, -1 के, यानी अगर मैं ए को माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ, गुणा करती हूँ, तो मुझे वापस ए का ट्रांसपोज जो है वो मिल जाएगा। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज क्या है, -1 के बराबर है, तो अतः ये जो है वो कैसी है, एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। अगला भाग इससे संबंधित कुछ विशेष टिप्पणियाँ हैं,
मतलब विषम सममित अवयव से, तो वो एक बार समझते हैं। देखिए टिप्पणी, पहला जो पॉइंट है वो है विषम सममित अवयव में सभी अवयव मुख्य विकर्ण के समान दूरी पर परिमाण में समान किंतु एक दूसरे के ऋणात्मक होते हैं। अभी मैंने आपको जो समझाया, ठीक है, विषम सममित जो अवयव होती है उसमें अंतर सिर्फ इतना ही होता है, ए और ए के ट्रांसपोज में ऋणात्मक का अंतर होता है, ठीक है, लेकिन अवयव सर हैं वैसे के वैसे जमे हुए होते हैं, समान मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समान दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है, बस फर्क होता है ए आई जे जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस ए जे आई के, ठीक है, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के। दूसरा है विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अच्छा, ये एक विशेषता है, ध्यान रखनी है। विषम सममित अवयव में जो मुख्य विकर्ण आप देख रहे हैं, मैंने जो उदाहरण लिखा है उसमें मुख्य विकर्ण में 0 0 आ रहा है, ठीक है, ये अनिवार्य है। फिर है यदि दो अवयव ए तथा बी योग व गुणन के लिए अनुकूल्य है, ठीक है, अनुकूलनीय है, तो उसकी कंडीशंस किस प्रकार है वो एक बार आप देखते हैं। इनको योग किस प्रकार करना है, जैसे कि ट्रांसपोज में अपन योग करते हैं, तो पहला उदाहरण दिया हुआ है कि यदि आप a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो वो बराबर आएगा a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है, सामान्य नियम, जोड़ बाकी का नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप a माइनस बी, दो मैट्रिक है, ए एक मैट्रिक है, दूसरी बी एक मैट्रिक है, ए में से बी के अवयव को घटाते हैं और फिर उनका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो बराबर आएगा ए के ट्रांसपोज में से बी के ट्रांसपोज को घटाने पर के, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है के ए कोष्टक में ट्रांसपोज, ठीक है, तो के ए का ट्रांसपोज है। अब अगर आप इसको खोलते हैं तो के क्या एक अदिश राशि है, तो उस पे तो ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होगा और ये ट्रांसपोज ए पे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा के ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगला जो नियम है वो है हमारे, ध्यान रखना है आपको, ए बी का ट्रांसपोज है, ठीक है, तो यदि आप ये खोलते हैं ए बी यानी एक अवयव है और बी भी एक अवयव है, इन दोनों का गुणा आप करते हैं ए बी का ट्रांसपोज, तो वो बराबर आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये खोलने का नियम है, जैसे अपन 11th में अगर आपको याद हो तो पहले चैप्टर में खोलते हैं समुच्चय में, ठीक है, डी मॉर्गन नियम उसका, उसी प्रकार है ये। अब है डी, अगला जो टिप्पणी है, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, ठीक है, और यदि ए एक विषम सममित अवयव है, मतलब एक वर्ग अवयव है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगी, विषम सममित, यानी प्लस वाली तो सममित को दर्शाती है और माइनस वाली विषम सममित को, ठीक है। इसी प्रकार से ए का ट्रांसपोज तथा ए का ट्रांसपोज इंटू ए, ये दोनों ही जो है वो सममित अवयव को दर्शाती है, ठीक है। अच्छा, एक विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करो तो वो बराबर क्या आएगा, एक है, ठीक है। अगला भाग देखिए, प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित एवं एक विषम अवयव के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार, इसका मतलब है ए को आप क्या लिख सकते हो, जैसे ए प्लस ए के ट्रांसपोज बटा 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज बटा 2 करने पर आपको वो जो वर्ग अवयव प्रश्न में दी हुई है वो पुनः प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला है, एक ही क्रम के दो अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो, ठीक है, यदि मतलब समान तुलना से, ऐसे कुछ उदाहरण आएंगे तो ये जो लाइनें हैं वो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ उदाहरण दिए हुए हैं तो वो आप देखिए उदाहरण को कैसे हल करना है। यदि अवयव ए बराबर ए आई जे 3x2, ठीक है, हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए, तो अवयवों की संख्या लिखनी है तो अवयवों की संख्या देखो m क्रॉस n से पता चलता है, m कितना दिया हुआ है, आगे वाला भाग 3 2, मतलब n कितना दिया हुआ है 2, तो m क्रॉस n यानी 3x2, तो 3 दूनी 6, यानी कि इसमें अवयव कितना आएंगे 6, अगर आप अवयव बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 2x2 की इकाई अवयव लिखिए, ठीक है, 2x2 की इकाई अवयव लिखिए। तो मैंने बताया था इकाई अवयव क्या होती है, एक वर्ग अवयव होती है, वर्ग अवयव मतलब 2x2 यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहेगी, ठीक है। अच्छा, इकाई अवयव जो होती है वो विकर्ण अवयव भी होगी, ठीक है, यानी विकर्ण में ही अवयव समान रहेंगे, और अदिश अवयव भी होती है और वो भी समान अवयव रहेगा, और वो समान कौन सा, इकाई मतलब 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हैं तो 1001, ठीक है।
2x2 की इकाई आव्यूह है। ठीक है, अब एक गृह कार्य दिया हुआ है, आपको वो भी करना है। देखें कौन सा है। पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x3 की एक आव्यूह लिखिए। एक आव्यूह से मतलब है आपको सामान्य आव्यूह लिखनी है। ठीक है, 2x3 m आगे वाला भाग जो है वो पंक्ति को दर्शाता है, यानी पंक्तियाँ होनी चाहिए 2। ठीक है, पीछे वाला जो भाग है वो स्तंभ यानी कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, पंक्ति यानी रो, स्तंभ यानी कॉलम। तो 2x3 की आपको एक आव्यूह बनानी है। ठीक है, अवयव आप अभी एज ए उदाहरण के लिए कोई भी ले सकते हैं, ABCD इस प्रकार से। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।